नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, यहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ईस्टर्न रेंज 1 ने एक बड़े नकली ब्रांडेड घरेलू और खाद्य उत्पाद रैकेट का पर्दाफाश किया है। डीसीपी विक्रम सिंह की टीम ने उत्तम नगर और कंझावला औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी कर 4 आरोपी जिनमें नितिन कुमार, रजत सिंघल उर्फ चिंटू, सुरेंद्र गुर्जर और मुजाहिद उर्फ कार्तिक को गिरफ्तार किया है। जांच में यह पता चला कि आरोपी अमूल, पतंजलि, मधुसूदन घी, टाटा नमक, इनी, ऑल आउट और वीट जैसे नामी ब्रांड्स के नकली उत्पाद और नकली उत्पाद को असली बताकर दिल्ली एनसीआर में बेच रहे थे। और क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में नकली घी, टाटा नमक, इनो, ऑल आउट, वीट और नकली घी बनाने की मशीन बरामद की है। इन नकली उत्पादों के कारण कंपनी को आर्थिक नुकसान के साथ साथ लोगों की सेहत पर भी खतरा पैदा हो रहा था और इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि रैकेट के अन्य सदस्य भी जांच के दायरे में हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के सिलसिले में ER1 क्राइम ब्रांच की टीम ने एक रैकेट को बस्ट किया है, जो कि एक हाउस होल्ड आइटम्स जैसे घी, इनो, व्हीट, क्रीम ऐसे बहुत सारे आइटम्स को सप्लाई कर रहे थे। इसमें टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अक्यूज है जो कि पहले भी इस टाइप की फेक आइटम्स, फेक प्रोडक्ट सप्लाई में इन्वॉल्व रहा है, वो उत्तम नगर के एरिया में सप्लाई देगा। टीम ने इनपुट पे कार्रवाई करते हुए 3 अक्यूज को पकड़ा। उनका नाम है नितिन कुमार, रजत सिंघल और सुरेंद्र गुर्जर। और इनसे बड़ी मात्रा में घी, जो कि बहुत सारे ब्रांड है, मधुसूदन घी 345 लीटर, 255 लीटर पतंजलि घी और 531 लीटर अमूल घी, टोटल मोर देन 1000 लीटर घी, जो कि एक एडल्ट्रेटेड वनस्पति ऑयल, डालडा और केमिकल से बना के बेच रहे थे और मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। वो रिकवर किया। इनो के जो पैकेट्स है वो अराउंड 8000 के आसपास रिकवर किए। ऑल आउट के 1200 पीसेज है। बीट जो क्रीम होती है उसके भी मोर देन 1000 पैकेट्स, उसके पीसेज बरामद किए और 3000 केजी से ज़्यादा टाटा सॉल्ट। तो इस तरीके से टीम ने एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हुए जो रेलिवेंट सेक्शन है, चीटिंग, फोर्जरी, कॉपीराइट एक्ट, उसमें एफआईआर दर्ज करी और अभी तक उसमें टोटल 4 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इसी के सिलसिले तो इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रशासन ने 3 मौतों की पुष्टि की है। करीब 1000 लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए हैं और 100 से ज्यादा लोगों को उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पाया गया कि नर्मदा पाइपलाइन में रिसाव के कारण सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिला। ये लीकेज एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे हुआ था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और एक उप यंत्री की सेवा समाप्त कर दी। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और बीमार को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्र में सर्वे कर रही है और निवासियों को केवल उबला हुआ पानी पीने की सख्त सलाह दी गई है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां मंदिर निर्माण को लेकर 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। निर्माण कार्य को लेकर विवाद बढ़ने पर इलाके में तनाव की स्थिति बन गई और हंगामा शुरू हो गया। मुस्लिम समुदाय की ओर से मंदिर निर्माण रुकवाने को लेकर स्टे लिया गया है और विवाद की सूचना पर हिंदू संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। स्थिति बिगड़ती देखकर कई थानों की फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया। धनौरा एसडीएम और सीओ अंजलि कटारिया ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया गया। मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव कैसरा का है। आज दिनांक 31 दिसंबर को थाना धनौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैसरा में बिना अनुमति के धार्मिक स्थल के निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण में पूर्व में दूसरे पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में जाकर वाद दायर किया गया था, जिसके उपरांत हाईकोर्ट ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के या दोनों पक्षों की सहमति के बिना किए गए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। इसी बात को यहाँ आकर मौके पर समझाया जा रहा है लोगों को और लोगों से वार्ता की जा रही है। लोग हट गए हैं और निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। वर्तमान में कानून एवं शासन समान है। आज दिनांक तो अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां नकली सीबीआई अधिकारी बनकर डकैती करने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 दिसंबर को अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में आरोपियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक व्यापारी के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था।
अनूप शहर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रपाल उर्फ ताऊ, याकेश उर्फ छोटू, सचिन, यशपाल और संजय शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से सोने चांदी के आभूषण, 13,30,000 रुपए नगद, 3 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि व्यापारी के घर में काम करने वाला नौकर संजय ही इस डकैती की साजिश में शामिल था। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। अनूप शहर कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए, और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भीग गए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में सीओ अनूप शहर, विकास सिंह और उनके फिर अनुपस्थिति में मधुप ने, और हमारी स्वाट की जो असलम के नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरी टीम दिन रात एक करके उसमें काम किया। हम लोगों ने उसमें शुरुआत से ही सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ त्रिनेत्र ऐप का भी उसमें सहयोग लिया, और फिर सारी चीज़ों को कड़ियों से कड़ियों तक जोड़ने के बाद इनका फिर मूवमेंट क्लियर हुआ। और ये क्लियर हुआ कि घटना के पहले भी वहाँ पर रैकी की गई थी। उन सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें कुछ बदमाश चिन्हित हुए, जिसको त्रिनेत्र से हम लोग फिर मैच भी कराए, और उनके बाद फिर उन पर काम शुरू हुआ। अल्टीमेटली इसमें गिरफ्तार हुए कुल 5 अभियुक्त, जिसमें मालूम चला कि एक व्यक्ति जो उनके दुकान पर ही काम करता था और अपना खुद का ट्रैक्टर लगा करके वहाँ से रोज़ बिल्डिंग मटेरियल्स के सामान या फर्नीचर्स के सामान उन जगह छोड़ता रहता था। तो डेली वो वॉच करता था, क्योंकि वो खुद में पहले क्रिमिनल था और उसकी हिस्ट्री सीट भी खुली हुई थी। एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था जिसका नाम संजय है। उसी ने फिर इस बात को दूसरे बदमाशों से बताया, और ये घटना 3 महीना पुरानी, 3 महीना पहले ही उसने शेयर किया कि ऐसे ऐसे इनके यहाँ काफ़ी मात्रा में पैसा, ज्वेलरी मिल सकता है। बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि 1 करोड़ तक की चीज़ें हो सकती हैं। फिर इसके बाद ये सारी प्लान करके घटना के 2 दिन पहले ही इसमें कुछ लोग रैकी करते हैं आकर के, और उसे पूरा चीज़ों को देखते हैं, पैदल चल के देखते हैं, और उसके बाद ये 19 तारीख को ये घटना कारित की गई थी। अगली खबर बरेली से है, जहां एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भभौरा पुलिस और एएनटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की खास सूचना पर मकरंदपुर चौराहे पर घेराबंदी कर 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों फैजल और आलिम के कब्जे से कुल 3 किलो नशे की खेप बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी ये अफीम पंजाब में सप्लाई करने जा रहे थे। गिरफ्तार बदमाश तस्कर बदायूं जिले के कोतवाली नई सराय सिविल लाइन क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से 3600 रुपए नगद और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि एक फरार तस्कर की तलाश जारी है। एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, और इसी के क्रम में आज दिनांक 31/12/2025 को थाना भभौरा पुलिस एवं ईएनटीएफ की यूनिट द्वारा संयुक्त कार्रवाई में 3.5 किलो अफीम बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत करीब 35 लाख रुपए है। 3.5 किलो अफीम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आलिम और फैजल हैं। एक अभियुक्त फिलहाल फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई आपराधिक इतिहास है इनका मैम? क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है। एसएसपी तो नए साल को लेकर मथुरा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। धर्मनगरी वृंदावन में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था को खुद व्यवस्थित कर रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता विवेक चतुर्वेदी ने एसपी सिटी राजीव कुमार से खास बातचीत की है। एक बार आपको सुनवाते हैं, सुनिए। अपने नए साल का आगाज अपने आराध्य के चरणों में शुरुआत करने के लिए मथुरा में भक्तों का जो है तांता लगना शुरू हो चुका है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के कंधे पर है, जिनका निर्वहन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए मथुरा के एसपी सिटी राजीव कुमार जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे इस पूरी
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार के इंतजाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए किए गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस प्रकार के इंतजाम जो है रखे गए हैं। इंतज़ाम और जो ड्यूटियाँ लगाने का क्रम है वो 25 दिसंबर से ही चल रहा है और जो हमारा आज 31/1 जबकि हमारा नया साल का आगमन होगा तो जो हमारा ये ब्रज क्षेत्र है यहाँ पर पब्लिक में और श्रद्धालुओं में दर्शन और धार्मिक स्थलों के भ्रमण का एक बड़ा क्रेज़ है। उसको देखते हुए भीड़ की हमने पूरी व्यवस्था की हुई है जिसमें कि रूट डाइवर्जन है, अतिरिक्त ड्यूटियाँ लगाए जाने की बात है और हमें आगरा रेल से भी अन्य जनपदों से ड्यूटियाँ प्राप्त हुई जिनको कि विभिन्न जो हमारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर डाइवर्जन, ट्रैफिक डाइवर्जन और भारी वाहनों के डाइवर्जन का और इस पूरे परिक्रमा मार्ग को अभी इस समय हम लोग परिक्रमा मार्ग पर खड़े हुए हैं। इस पूरे परिक्रमा मार्ग को ई रिक्शा और वाहनों से फ्री रखा गया ताकि श्रद्धालु, आज एकादशी भी है, इसमें श्रद्धालु परिक्रमा भी कर रहे हैं और दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर और बाकी 7 देवालयों में जा रहे हैं। तो ये थे एसपी सिटी राजीव कुमार जी जिन्होंने आपको ये सारी जानकारी दी कि किस प्रकार आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की ना हो। अपने नए तो दिल्ली में नए साल के जश्न को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारी भीड़ की जाम की आशंका को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कैनॉट प्लेस को लेकर खास व्यवस्था की है। पुलिस के मुताबिक शाम 8 बजे के बाद कैनॉट प्लेस के इनर सर्कल, मिडिल सर्कल और आउटर सर्कल में किसी प्रकार की किसी वाहन की एंट्री नहीं की जाएगी। इसका मकसद यह है कि जश्न के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। ट्रैफिक पुलिस की टीमें पूरे इलाके में तैनात रहेंगी और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लोगों से अपील किया गया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। नए साल के जश्न से पहले देश की राजधानी में सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दिल माने जाने वाला कनॉट प्लेस में, जहां पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा अलर्ट पूरे है और तमाम जो पैरामिलिट्रीज के जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी की बात की जाए तो शाम को 8 बजे के बाद जो है यहाँ पर ट्रैफिक थम जाएगा, यानी कि आदेश है कि शाम को 8 बजे के बाद जो है कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आएगी, सीधे गाड़ियों पर रोक लगा दी। अभी फिलहाल आप हालात देख रहे हैं, आपको मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत है जो अभी कुछ समय बाद जो है थम जाएगी। अभी धीरे धीरे जो है बटालियन पहुंच रही है और इलाके का खुद जायजा लेने के लिए अभी आला अधिकारी भी सड़कों पर मौजूद होंगे, क्योंकि रात का वक्त होगा। रात के वक्त में जो है नए साल का जश्न मनाने के लोग जो है सड़कों पे आएंगे, भीड़ उमड़ेगी। ये कनॉट प्लेस का इलाका है, इनर सर्कल, आउटर सर्कल और जो बाहरी इलाके हैं, इन सब को जो है रात में 8 बजे के बाद जो है ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार कोई भी गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकेगी। तब चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी की जा रही है, आसमान से लेकर सड़क तक निगरानी है, यानी कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से ये भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाला इलाके में जो है ट्रैफिक पूरी तरीके से अब बंद हो जाएगा शाम को 8 बजे के बाद। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो काफी बटालियन और दिल्ली पुलिस के साथ साथ कुछ अन्य जो सुरक्षा बल है, कुछ अन्य सुरक्षा एजेंसियां वो भी मौजूद होंगी। सीसीटीवी पूरे तैनात है, सीसीटीवी के साथ साथ जो है ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ कृष्ण सोनकर, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। ऐसे में ट्रैफिक की भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है कि कनॉट प्लेस और इंडिया गेट का जो माहौल रहेगा वो तकरीबन रात का रहेगा और ऐसे में शाम को 7 और 8 बजे के बाद जो है जितनी भी गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिनेश कुमार गुप्ता जी। सर, आज क्या कुछ तैयारियां सबसे पहले आप जानना चाहेंगे? देखिए, आज न्यू सेलिब्रेशन के तहत हमने जो है कनॉट प्लेस में 8 बजे के बाद वेहिकुलर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसके लिए हमने गाड़ियों के लेवल पासेस दिए हैं, जो गेस्ट वगैरह हैं और उनके लिए जो पासेस वाली गाड़ी से अलाउड होगी। इसके अलावा हमारे पास जो है जितने भी मेजर इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड रहेगा। करीब 250 जगह के लगभग हमारे जो है पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टाफ रहेगा। हमारी अल्फोमीटर के साथ ड्रंकन ड्राइव चलेगी, उस पर पीसीआर्स और हमारे जो है लोकल पुलिस के साथ इंडिकेटेड पिकेट्स रहेंगे, मोटरसाइकिल्स पेट्रोलिंग करती रहेंगी। और हम लोग ने करीब 14 पार्किंग प्लेसेस भी बनवाई हैं जहाँ पे हम लोग गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, जिससे कि जहाँ रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ जाने के लिए वहाँ पे पार्किंग उनकी सुविधा प्रोवाइड कराई है।
सर ये कहाँ पर पार्किंग अपने जो सुविधा आप बता रहे क्या लौट रही है? ये हमारे 14 जगह हैं यहाँ पे, जैसे मंडी हाउस के पास है, 12 खंबा पे है। इस तरीके से हमने न्यू दिल्ली के जो चारों तरफ के एरियाज हैं उसमें हमने गोल्डा खाने पे है, तो इस तरीके से हमने वहाँ पे पार्किंग स्पेस क्रिएट कर ली है कि लोग वहाँ पे पार्क करके दे कैन गो इनटू द कनॉट प्लेस। आपके साथ कोई अलग सुरक्षा एजेंसी भी मौजूद होंगी? देखिए हम लोग अपना हमको आउटसाइड फोर्स मिली है, हमने आउटसाइड फोर्स को भी ट्रैफिक के साथ जोड़ के उसको स्ट्रेंथन किया। आपने क्या कहते हैं जो हमारे चेकिंग्स के हैं और पीसीआरस और हमारे जो है लोकल पुलिस के साथ भी लाइसेंस है, उसके साथ हम लोग मिलकर इंटीग्रेटेड चेकिंग भी करेंगे। चालान काटने की प्रक्रिया? हाँ, हमारे सबके पास ई चालान मशीन्स रहेंगी, अल्कोमीटर्स रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी वायलेशन अगर दिखता है तो करेंगे। अगर कोई डेंजरस ड्राइविंग या कोई अपना इंस्टेंट वगैरह ड्राइविंग का इस टाइप के इंस्टेंट आता है तो उसको भी हम एक्शन लेंगे विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बताया कि जो नई दिल्ली का एरिया है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की एडवाइजरी है उस पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए कि शाम को 7 बजे और 8 बजे के बाद जो है वो नई दिल्ली के एरिया में खासतौर पर गाड़ियाँ ले जाना बंद करे, यानी कि उस पर रोक लगा दी है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ कृष्णा सोनकर, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। तो कहते हैं कि खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रह चुका है। अब खेल अनुशासन यानी डिसिप्लिन, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग की नींव बन चुका है। आज जो खेल का महत्व है उसे समझने की जरूरत है। दरअसल गोरखपुर में इसी भावना को मजबूती देते हुए उत्तर प्रदेश यानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और जहां पर सभी प्रतिभागी अपना दमखम दिखाते हैं मुख्यमंत्री के सामने। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों का जिस प्रकार से मन बढ़ाया है, उनका मनोबल बढ़ाया है, वो सुनने लायक था। एक बार आप ये रिपोर्ट देखिए। मैदान से मुकाम तक योगी का खेल मॉडल। विधायक खेल स्पर्धा 2025 कबड्डी फाइनल विजेता रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम जूनियर सब जूनियर खेल प्रतियोगिताएं। विधायक खेल स्पर्धा के तहत सोमवार को गोरखपुर में कबड्डी का फाइनल मुकाबला खेला गया। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और नीना थापा टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। हर रेड में जोश, हर डिफेंस में रणनीति, हर पल में जीत का जज्बा। खिलाड़ियों ने साबित किया कि प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में जूनियर और सब जूनियर वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं ने एक नई ऊर्जा भर दी। एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, जूडो और कुश्ती, हर खेल में युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। कुश्ती प्रतियोगिता में बिछिया के शुभम यादव और अनुराग के बीच हुआ मुकाबला दिन का सबसे रोमांचक क्षण बन गया। कड़ी टक्कर के बाद शुभम यादव ने शानदार जीत दर्ज कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से सम्मानित किया। खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत की मुस्कान और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने मंच से खिलाड़ियों को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए एक बड़ी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ताकि हर प्रतिभा को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। इसके साथ ही अगली बार से माननीय विधायक खेल स्पर्धा हम 2 स्तर पर आयोजित करेंगे। मैदान में उत्साह, सम्मान में संवेदना और भविष्य के लिए स्पष्ट विजन। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में खेल सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि सफलता का रास्ता है। तो बांग्लादेश आज दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में गिना जाने लगा है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक यहां की कुल आबादी करीब 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बीच एक बदलाव जो साफ तौर पर पानी में पड़े सिक्के की तरह दिखाई देता है। हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी यहां पर यानी बांग्लादेश में लगातार घटती जा रही है और आज हालात ऐसे हैं कि हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गई है। जबकि आजादी के वक्त तस्वीर बिल्कुल अलग थी। और कैसी तस्वीर थी, क्या कुछ पूरी कहानी है बांग्लादेश के हिंदुओं की, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बांग्लादेश आज दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला देशों में गिना जाता है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक यहां की कुल आबादी करीब 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा हो चुकी है।
जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बन गया है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बीच एक बदलाव बहुत साफ दिखाई देता है। वो है हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि हिंदू आबादी को जनसंख्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, जबकि आजादी के वक्त तस्वीर बिल्कुल अलग थी। साल 2022 की जनगणना और अलग अलग जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच मानी जाती है। अगर प्रतिशत में देखें तो ये कुल आबादी का लगभग 7.5 से 8% ही है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय देश की लगभग 20 से 22% आबादी हिंदू थी, यानी आजादी के बाद से हिंदू आबादी का प्रतिशत आधे से भी कम रह गया। अगर बांग्लादेश के इतिहास पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि हर 10 साल में हिंदू आबादी का प्रतिशत कम होता गया। आजादी के तुरंत बाद ही इसमें तेज गिरावट देखने को मिली। 1971 में हिंदू आबादी करीब 22% थी। कुछ ही सालों में यह घटकर 13 से 14% रह गई। इसके बाद हर जनगणना में यह आंकड़ा और नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्थिति यह है कि हिंदू समुदाय का राजनीतिक, प्रशासन और समाज में प्रभाव बहुत सीमित रह गया है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ता गया, जिससे देश का धार्मिक संतुलन एक तरफा होता चला गया। बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटने की सबसे बड़ी वजह बड़े पैमाने पर पलायन को माना जाता है। पिछले कई दशकों में लाखों हिंदू परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। ये पलायन किसी एक साल या एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये पीढ़ियों से चलती आ रही प्रक्रिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच खुली सीमा, पश्चिम बंगाल और असम से भाषा, संस्कृति और रिश्तों की समानता के कारण हिंदुओं के लिए भारत आना अपेक्षाकृत आसान रहा। कई शोध और रिपोर्ट ये बताते हैं कि औसतन हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ते रहे हैं। आज भारत में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं। पलायन की वजह सिर्फ आर्थिक नहीं रही, बल्कि सुरक्षा की भावना भी एक बड़ा कारण बनी। अलग अलग समय पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सांप्रदायिक हिंसा, मंदिरों पर हमले, जमीन और संपत्ति विवाद, सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1971 के युद्ध के दौरान हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इसके बाद 1990 और 2001 के हाल के वर्षों में चुनावों या राजनीतिक अस्थिरता के समय हिंदू इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आती रही। इन असुरक्षा की भावना को और गहरा किया, जिससे पलायन की रफ्तार बढ़ती चली गई। हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच जन्म दर का अंतर भी जनसंख्या में बदलाव की एक बड़ी वजह है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि हिंदू परिवारों में औसतन बच्चों की संख्या कम रही, मुस्लिम परिवारों में जन्म दर थोड़ी ज्यादा रही। लंबे समय में ये छोटा सा अंतर भी बड़ा असर डालता है, खासकर तब जब एक समुदाय लगातार पलायन कर रहा हो। यही वजह है कि हिंदू आबादी की संख्या न सिर्फ प्रतिशत में बल्कि प्रभाव के लिहाज से भी कमजोर होती चली गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू आबादी के घटने के पीछे 3 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, लगातार पलायन। दूसरा, असुरक्षा और धार्मिक हिंसा की भावना। तीसरा, जन्म दर में अंतर। इन सभी कारणों ने मिलकर बांग्लादेश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को बदल दिया। आज हिंदू समुदाय वहां एक अल्पसंख्यक समूह बन चुका है, जबकि आजादी के समय वो देश की एक बड़ी आबादी हुआ करता था। तो आमतौर पर एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि राजनीति सिर्फ सरकार चलाना नहीं होता, बल्कि ये जनता की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं को समझने का एक दूसरा नाम भी राजनीति कहलाना होता है। और इसी सोच के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में जर्मनी के हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम का विषय था पॉलिटिक्स इन द आर्ट ऑफ लिसनिंग, इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी राजनीति सुनने की एक कला है। और क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, क्या कुछ ये पूरा मुद्दा है, ये रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, राजनीति सिर्फ सरकार चलाना नहीं होता, बल्कि ये जनता की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं को समझने का भी नाम है। इसी सोच के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में जर्मनी के हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम का विषय था पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी राजनीति सुनने की कला है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत में वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक हालात पर बात करते हुए की। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनकी विचारधारा और देश के विकास के तरीके से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री का विजन देश में तनाव और विवाद बढ़ा सकता है, क्योंकि ये 2 अलग अलग विचारों के बीच टकराव पैदा कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी ने खासकर छोटे और मध्यम व्यवसाय यानी एमएसएमईज को बहुत नुकसान पहुंचाया। नोटबंदी के फैसले से छोटे व्यापारियों के कैश फ्लो यानी नगद लेन देन में रुकावट आई और कई व्यवसाय बंद हो गए।
उन्होंने बताया कि भारत में बड़े बिजनेसमैन के लिए जगह है, लेकिन सरकार को सभी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को आर्थिक और तकनीकी मदद देनी चाहिए ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में गिरावट न आए। राहुल गांधी ने चुनावी मुद्दों पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी ने चुनाव जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा चुनाव में वोटिंग लिस्ट में कई अनियमितताएं थी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोटिंग लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला का नाम 22 बार दर्ज था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये दर्शाता है कि हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर हमला हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि भारत में दो तरह के विजन के बीच टकराव है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का विजन है तो दूसरी तरफ विपक्ष का। उनका मानना है कि मोदी का विजन सफल नहीं होगा और इससे देश में तनाव और आपसी लड़ाई बढ़ सकती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि भारत में मीडिया और प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावों और अन्य मामलों में मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निष्पक्ष चुनाव की जरूरत पर जोर दिया और देश के लोगों को हर स्थिति से अवगत कराया है। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी में बताया कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संस्थागत ढांचे की रक्षा करना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों पर किसी भी तरह का हमला देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी का मानना है कि सभी नागरिकों को अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार को छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को मदद करनी चाहिए ताकि देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में बड़े बिजनेस के लिए जगह है, लेकिन सभी स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी मदद देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। राहुल गांधी का भाषण ये भी दर्शाता है कि भारत में विपक्ष देश के विकास और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। उनका कहना है कि चुनावी निष्पक्षता, मीडिया की स्वतंत्रता, आर्थिक विकास और सामाजिक सामंजस्य सभी मिलकर ही भारत को मजबूत बनाएंगे। अंत में राहुल गांधी ने जोर दिया कि भारत में दो विजन का टकराव है और यह टकराव देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। उनका मानना है कि विपक्ष इसे रोकने और संतुलन बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने ये संदेश दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनना और उनकी समस्याओं को समझना सबसे जरूरी है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।